हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट में। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने उन प्रश्नों को लिया है जो कि उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? बताइए किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना या करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, या कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा। बताइए 356 अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? बताइए बताइए। बिल्कुल, देखो हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की या नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो दोस्तों इसमें जो इनका प्रावधान किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 36 से कहाँ तक किया गया? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक इनका प्रावधान है। बात समझ में भाई आई? और इनका जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 4 में दोस्तों इनको रखा गया है। किनको? नीति निर्देश सिद्धांतों को या नीति निर्देश तत्वों को। बात करें कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे की बात करें तो दोस्तों इसको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। ध्यान रखना, अनुच्छेद 370 आपको पता ही है, आप सबने मूवी भी देखी होगी, साथ ही साथ बड़ा अच्छा इस पर मुद्दा भी चला था, इसको हटाया गया था। तो जो है कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया जाता है। लेकिन कब दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा? बताइए। ये दिया गया था आपके, ध्यान रखना, 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ तक समझ में आई आपके? चलो, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हटा कब लिया था? 19 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हटा लिया गया था और 2 यूटी बना दी गई जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख टेरिटरी लद्दाख और एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर JNK। ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर। बात समझ में? बात करें शासकीय भाषा के रूप में हिंदी। देखो भाषा वाला प्रावधान है संविधान के भाग 17 में। भाषा का प्रावधान किसमें? भाषा, एक काम करो, रुको एक सेकंड। भाषा संबंधी प्रावधान दोस्तों आपके भाग 17 में दिए गए। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 से लेके 351 तक क्या किए गए? इनको रखा गया है। बात करें कि शासकीय भाषा यानी कि राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा गया कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद इसको रखा गया है अनुच्छेद 343 एक में क्या है, जो हिंदी है उसको राजकीय भाषा के रूप में रखा गया है। और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि को रखा गया है। किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 1 के तहत। यहाँ तक बात समझ में आई? बात करें अनुच्छेद 356 की तो दोस्तों ये जो प्रावधान है राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का प्रावधान है। यहाँ तक चीज़ समझिए। अब एक तो यहाँ तक इसका उत्तर तो आपको मिल गया, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी चीज़ें। जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता किसकी सलाह पर? कैबिनेट की सलाह पर। जिस राज्य में क्या होता है, सत्ता ढंग से नहीं चल पाती, ठीक है, सत्ता नहीं चल पाती उस हिसाब से जैसे राष्ट्र चाहता है, क्या होता है कि वहाँ की जो सत्ता है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, उस राज्य की सत्ता। लेकिन उसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है राज्यपाल, यानी कि जो शक्ति होती है मुख्यमंत्री वो किस पे चली जाती है? राज्यपाल पर चली जाती है। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। बात करें आपके राष्ट्रपति शासन लागू होने की तो दोस्तों ये एक बार में मात्र 6 माह के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखना।
उसके बाद क्या होता है, जैसे 6 माह कंप्लीट हो जाता, नहीं ऐसा नहीं है कि 6 माह कंप्लीट करना वो जरूरी है, ऐसा होता है कि 6 महीने के अंदर इनको क्या होता है, चुनाव कराने होते हैं और एक नई सरकार का गठन करना होता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया कहाँ गया था, कौन से राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों केरल में लगाया गया था। कहाँ पे? केरल में लगाया गया था। कब? 31 जुलाई 1957 को। ध्यान रखना, पहली बार जो शासन लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन, कहाँ पे लगाया था? केरल में लगाया गया था। और कब? 31 जुलाई को, 31 जुलाई 1957 को। ध्यान रखना, यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो कहां पे हुआ है बताइए? वो हुआ आपके मणिपुर में 10 बार। सर्वाधिक बात करें सर्वाधिक बार, तो दोस्तों कहां पे? मणिपुर में कितनी बार? 10 बार लगाया गया है। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया 9 बार। इसके बाद कौन सा? उत्तर प्रदेश, इसमें कितनी बार? 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर उसके बाद बिहार और पंजाब में 8 बार लगाया गया। BR प्लस PV, ध्यान रखना, BR और PV मैंने कर दिया, ध्यान रखना। तो इसमें 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बात समझ में आई या नहीं बताइए? चीज़ें समझ में आ गई? चलो, तो ये जिसको नोट करना है वो कर सकता है। ठीक है, मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता दिया, कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, ये भी सारी चीज़ बता दी, और राष्ट्रपति शासन के बारे में भी बता दिया। तो आप एक बार इसे नोट कर लो, जिसे नोट करना है, नहीं करना तो प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है बताइए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है बताइए? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर? पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करें तो टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला होता है। और इसकी दूसरी इकाई होती है, दूसरी मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर होता है किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है बताइए? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपके राजस्थान में भी, आपके आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? बताइए कौन से राज्य में स्थित है? बहुत से, मैं बताऊँ, मोस्टली बच्चों ने उड़ीसा लगाया होगा। बिल्कुल सही बात है भाई सूर्य मंदिर। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है, राजस्थान। एक राजस्थान भी इसमें सही उत्तर है। राजस्थान सही उत्तर है। मैंने क्या बोला? कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात नहीं की, मैंने सूर्य मंदिर की बात की है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक सूर्य मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है, भारत में 3 सूर्य मंदिर बताएं। एक तो आपका कोणार्क का, ध्यान रखना, कोणार्क का। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, किसको? उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, एक सूर्य मंदिर कहाँ पे? आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में एक स्थित है। एक और है, वो कहाँ है बताइए? ये एक और है, वो है मोढेरा, गुजरात में। कहाँ पे? मोढेरा गुजरात में। दोस्तों गुजरात में क्या है? स्थित है एक सूर्य मंदिर। यानी कि भारत में 3 सूर्य मंदिर हैं। कहाँ पर? एक तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा मोढेरा का गुजरात में। ठीक है, एक तीसरा है हमारा झालावाड़ राजस्थान में। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। कहीं ऐसा नहीं है कि राजस्थान, अगर बाय द वे ऐसा हो सीधा कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछे या ब्लैक पैगोडा पूछे तो आप कहाँ पे लगाएंगे? उड़ीसा लगाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे उड़ीसा नहीं आ रहा है, उड़ीसा नहीं आता है, तो आप क्या लगाओगे भाई? फिर क्या लगाओ? आप राजस्थान लगाओ। क्यों? क्योंकि झालावाड़ में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, बात करें एक और, अगर ये दोनों भी नहीं हो तो गुजरात का मोढेरा आ सकता है। ठीक है, तो 3 सूर्य मंदिर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ?
बिल्कुल सही बात है ना। अब बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो दोस्तों इसको जो बनवाने का कार्य किया था, ये गंगा वंश के शासक थे, गंगा वंश के शासक थे, जिनका क्या नाम था बताइए, नरसिंह देव प्रथम, शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसको क्या बनवाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कब बनवाया गया? 13वीं सदी में, ठीक है। इसको क्या हुआ? बनवाया गया। आई बात समझ में? पूरा कोणार्क के आपको चीज़ें समझ में आएगी होंगी कि कौन सा मंदिर कहाँ पे। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनको हम नोट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें नॉलेज में बनी रहेंगे। हालांकि मैंने एक पूरे जितने भी मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट जितने मंदिर हैं, कम से कम 30 से 35 से प्लस ही मंदिर हैं, उनको मैंने अच्छे से एनालाइज करके मैंने अपनी डाली हुई हैं, शायद परसों पहले ने डाली है, तो आप एक बार उससे देख लें, जिससे कि आपके जो जितने मंदिर हैं, ठीक है, संस्थानों की वीडियो डली हुई है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारी जो आपका हिंदी का मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको भी बच्चे बड़ा अच्छा प्रेम दे रहे हैं, अच्छा सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखें उन वीडियो को, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहती हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट, जैसे जगन्नाथ मंदिर, जैसे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपका पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका चित्तूर आंध्र प्रदेश में, चित्तूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा ये जगन्नाथ मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो किसको है? वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है, ध्यान रखना, वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है। कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर। बात करें और मंदिरों की, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किसको समर्पित है? भगवान गणेश को। किसको? भगवान गणेश को क्या है? समर्पित है। कौन सा? आपका सिद्धिविनायक मंदिर। और मंदिरों की बात कर लेते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और देख लेते हैं जैसे सोमनाथ मंदिर, ये दोस्तों कहाँ पे? आपके सौराष्ट्र गुजरात में। कौन सा? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। आई बात है? कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में। किसको समर्पित है? आपके शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। किसको? शिव को समर्पित है। बात करें अगले मंदिर की, तो आपका केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ ये कहाँ पे? आपके रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। ये 6 मंदिर हैं। और मंदिर मैं करा देता हूँ, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ पे लिख लो, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजावुर, ठीक है।
तंजावुर किसको, तमिलनाडु में, ठीक है, किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। तमिलनाडु शिव को समर्पित मंदिर है। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चा गलती मत कर देना इसको समझने में, लिखने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट मंदिर है। किसी न किसी सेट में आपके मंदिरों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। स्टैटिक जीके का बड़ा अच्छा पोर्शन है, ठीक है। ये हुआ मंदिर हुए, आपके संस्थान हुए, ठीक है, आपके पार्क हुए। ये क्या स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, और स्टैटिक में कंफर्म उत्तर प्रदेश में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचिए पिछले जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा स्टैटिक वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको मिस ना करें, इनको साथ ही साथ नोट करते रहें, ठीक है। वैसे मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ, मुदरे में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। और देख लेते हैं, ठीक है। बेलूर मठ इंपॉर्टेंट है, बेलूर मठ, ठीक है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है आपके, कहाँ, कलकत्ता में। बेलूर मठ कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और देख लो एक दो, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे, माउंट आबू कहाँ, राजस्थान में। जैन मंदिर है, कैसा, जैन मंदिर है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें। और पूरी अच्छे से ये वीडियो देख ली है तो हमारी वीडियो डली हुई है मंदिरों की, उसे देख लें। मैंने 35 से 40 उसमें मंदिर मिनिमम कराए हैं, और उनका सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उसमें कराई है, ठीक है। तो एक बार नोट कराएं, जैसे नोट करना है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ने से। अब बताते हैं, निम्नलिखित में से किसी समझौते का लक्ष्य, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। किस, ये सी नहीं है, इसको एक बार आप कर सकते हैं। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम हाँ, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। लखनऊ समझौता, आपका पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, या लाहौर समझौता। बताइए कौन से समझौते में हिंदू मुस्लिम के मतभेदों को क्या किया था, सुलझाने का काम किया था। बताइए लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। देखो लाहौर समझौते की बात करें तो 1999 में ये समझौता हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य ये हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत प्लस पाकिस्तान के, ध्यान रखना, ठीक है। किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य ये हुआ था। बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो दोस्तों गांधी जी और किसके तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, इनके मध्य में ये क्या हुआ, समझौता हुआ। कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद ये जो समझौता है इसको कराया गया, ठीक है। कब कराया गया गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। कब, 5 मार्च 1931 को इसको कराया गया। कब, किस किस के मध्य, आपके गांधी जी प्लस किसके मध्य, लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। कब, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसको कराया गया था। बात करें पूना समझौता की, तो दोस्तों पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को दोस्तों ये समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था आपके महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, गांधी के मध्य हुआ था। अच्छा, इस समझौते का लक्ष्य क्या था, पूछ लेता है। इसमें क्या किया था, जो प्रांतीय विधानसभाएं उनकी जो सीट थी, जो आरक्षित सीट थी, उनको 71 से बढ़ा के कितने कर दिया, 148 कर दिया गया था। इसमें क्या था, प्रांतीय विधानसभा की
प्रांतीय विधानसभा की जो सीट थी वो 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 148 कर दी गई। आई बात समझ। बात करें लखनऊ समझौते की, इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए 29 सितंबर 1916 को ये समझौता हुआ था। 29 सितंबर 1916 को ये समझौता कराया गया था या हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, कांग्रेस और लीग के मध्य हुआ था। कांग्रेस और दोस्तों किसके, लीग के मध्य, लीग के मध्य हुआ था। आई बात समझ, किसके मध्य, कांग्रेस और लीग के मध्य हुआ था। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष पूछ लेता है। अध्यक्ष की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ, इसमें दोस्तों क्या था, जो नरम दल, गरम दल, आपका साथ ही साथ आपके लीग, सब क्या हुए, एक मंच पे आ गए इस समझौते में। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी आंदोलन हुए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर इस आंदोलन को करने लग गई। तो ये सारी चीज़ हुई थी किसमें, आपके लखनऊ समझौते में। इंपॉर्टेंट है चारों समझौते, इन्हें एक बार जैसे नोट करना कर सकता है, वरना आगे बढ़ते हैं। करना है नोट। चलो बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, बताइए। बंदरगाह, भूमि, कृषि, शराब, बताइए कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, बताइए कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। देखो, संघ सूची की बात करें, यानी कि जो शक्तियाँ हैं, जो सरकार पे शक्तियाँ, उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो संघ सूची में, एक राज्य सूची में। यानी कि संघ सूची मतलब केंद्र के जो विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची, इसमें राज्य का अधिकार होते हैं, राज्यों के अधिकार होते हैं। और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें जिन विषयों पर केंद्र का भी अधिकार होता है और राज्य का भी अधिकार होता है, तो वो होते हैं समवर्ती सूची के विषय। बात करें शक्तियों के बंटवारे की, बात की गई है, तो कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 7 क्या बताती है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारे की बात करती है कौन सी अनुसूची, अनुसूची 7। ठीक है, कौन कौन से 3 अनुसूचियों को जो 7वीं अनुसूची है, इनको जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं, उनको 3 सूचियों में रखा गया। कौन कौन सी, पहली हमारी संघ सूची। अब संघ सूची क्या होती है, बच्चों को पता नहीं होगा, बहुत से बच्चों को। संघ सूची होती है वे विषय जिन पे केंद्र सरकार क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। कौन से विषय होते हैं, संघ सूची के विषय होते हैं। और दोस्तों इसमें जो विषय हैं वो कितने, वो 98 सब्जेक्ट है इसमें, किसमें, संघ सूची में। ठीक है, बात करें राज्यों के अधिकारों की, तो ये आते हैं दोस्तों आप कौन से, राज्य सूची के विषयों में, राज्य सूची के विषयों में आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों जिन विषयों पर राज्य सरकार का आधिपत्य होता है या नियंत्रण होता है, जिन विषयों पर राज्य का क्या होता है, नियंत्रण होता है, जिन विषयों पर राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, जिन विषयों पर राज्य का नियंत्रण होता है वो कौन सी सूची के विषय हैं, वो राज्य सूची के विषय हैं। इसमें जो दोस्तों विषय हैं वो कितने, 62 विषय हैं, यानी कि 62 विषय इसमें हैं। बात करें तीसरी जो सूची है वो है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची के विषय। ठीक है, अब दोस्तों बात करें समवर्ती सूची के विषयों की, तो समवर्ती सूची में दोस्तों वे विषय आते हैं जिसमें केंद्र सरकार भी नियंत्रित करती है और राज्य सरकार का भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य, मतलब
इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। वो कैसे विषय होते हैं? वो हमारे होते हैं समवर्ती सूची के विषय। अगर इनकी बात करें कितने विषय हैं, तो दोस्तों 52 सब्जेक्ट इसमें है। आई बात समझ में? अब बात करें प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बात करें संघ सूची में, तो दोस्तों शराब जो नियंत्रण में आती है वो राज्य सूची का विषय, कृषि भी राज्य सूची का विषय, भूमि भी किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। बात करें बंदरगाह की, तो दोस्तों बंदरगाह पर क्या होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जितने बंदरगाह उन पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। किसी को अगर नोट करना है ये चीज़ तो नोट कर सकता है, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। देखो बात करें कोटा की, तो दोस्तों आपको पता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। किस पे? चंबल पे। चंबल नदी के तट पर स्थित है कौन सा? कोटा। बात करें बद्रीनाथ की, तो आपको पता है अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा नदी के तट पर है कौन सा? आपका बद्रीनाथ। बात करें बेंगलुरु की या कटक की, तो दोस्तों बेंगलुरु जो है वृषभावती नदी के तट पर है। कौन से? वृषभावती नदी, ठीक है, नदी के तट पर है कौन सा? आपका बेंगलुरु। और बात करें महानदी के तट पर, तो कौन सा शहर है आपका? कटक महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं महानदी के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम था तो क्या था? चित्रोत्पला था। क्या प्राचीन नाम क्या था महानदी का? महानदी के बारे में बात करते हैं, तो इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला इसका क्या था? नाम था। किसका? आपके महानदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? चित्रोत्पला इसका प्राचीन नाम था। अगर उद्गम की बात करें तो सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से दोस्तों इसका क्या है? उद्गम। उद्गम की बात करें तो सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका क्या? उद्गम है। अगर इसके मुहाने की बात करें, मुहाने की बात करें तो दोस्तों मुहाना इसका कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी में क्या होता है? इसका मुहाना खुलता है। बात समझ में आ गई? अब इसकी लंबाई की बात करें तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई की बात करें महानदी की तो क्या है? 885 इसकी टोटल लंबाई है किसकी? महानदी की। और बात करें इसकी सहायक एक दो नदियाँ, जैसे आपके शिवनाथ है, वेरीजोंग है, ठीक है, अस्पा है, सहायक लिख लो, शिवनाथ है आपकी। और इसके अलावा आपकी पेरीजोंग है, पेरीजोंग, ठीक, अस्पा है। तो दोस्तों ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? आपकी शिवनाथ, पेरीजोंग और आपकी अस्पा नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। बात समझ पाई सारी चीज़ें। प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला। क्या है? चित्रोत्पला। ध्यान रखना, चित्रोत्पला इसका नाम है। उद्गम कहाँ है? सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है। मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। लंबाई की बात करें तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई, ध्यान रखना 885 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ शिवनाथ, पेरीजोंग और अस्पा इसकी सहायक नदियाँ, इंपोर्टेंट सहायक नदियाँ पूछ लेता है प्रश्न में। और कोटा की बात करें चंबल नदी पे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पे, बेंगलुरु की बात करें तो वृषभावती नदी पर स्थित है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं आगे, देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि? बताइए। लीवर को यकृत ही बोलते हैं, ध्यान रखना, यकृत, ठीक। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है किसकी? आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत यानी कि लीवर है। और बात करें सबसे छोटी की तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है। सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी नदी की बात करें
तो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि क्या सबसे छोटी ग्रंथि किसकी? आपकी मानव शरीर की। सबसे बड़ी लीवर यानी यकृत, सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि, ध्यान रखना। बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है बताइए। विंध्याचल पठार, सतपुड़ा पहाड़, बघेलखंड और आपका बुंदेलखंड का पठार। बताइए कौन सा आपके दक्षिणी भाग की बात कर रहा है? कौन से दक्षिणी भाग की? तो इसमें जो दक्षिणी भाग को बोला जाता है वो होता है बुंदेलखंड का पठार। अगर बात करें उत्तरी भाग की, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी भाग की बात करें तो क्या होगा? तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या? तराई क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकांश क्या है, नदियाँ तराई क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, कहाँ बहती हैं? तराई क्षेत्र में बहती हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखना। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताइए। बलरामपुर को, बस्ती को, पीलीभीत को या श्रावस्ती को? बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहले तो ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को कौन से राज्य, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं और कितने देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा उसको साझा करते हैं। देखो अगर राज्यों की बात करें तो दोस्तों 8 राज्य क्या करते हैं? 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते कौन कौन सा? देख लो। देखो पहले तो हिमाचल ही हो गया आपका, हिमाचल। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। फिर नीचे आते हैं आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान के बाद दोस्तों कौन सा होगा हमारा? बताइए। एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा? बिहार। ठीक है, ये 8 राज्य क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित की बात करें दोस्तों, एक केंद्र शासित है वो है दिल्ली। कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर के साथ क्या है? सीमा साझा करता है। देश की बात करते हैं देश दोस्तों नेपाल एकमात्र देश है जो क्या करता है? उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बात करें नेपाल की तो दोस्तों नेपाल से आपके कौन से जिले सीमा साझा करते हैं उसको जरूर देख लेते हैं। जैसे पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, श्रावस्ती, महाराजगंज, आपका लखीमपुर खीरी जिसे बोलते हैं, लखीमपुर खीरी सीधे। ठीक है, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और दोस्तों कौन सा बलरामपुर। बलरामपुर क्या कहते हैं? 7 लिख लो, 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत हुई, श्रावस्ती हुई, महाराजगंज हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ, आपका बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। बलरामपुर करता, बिल्कुल करता है। देखो श्रावस्ती करता है, बिल्कुल कर रहा है। पीलीभीत है, पीलीभीत कर रही है। कौन सा नहीं करता? बस्ती नहीं करता। ठीक है, कौन सा नहीं करता? बस्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। बात समझ में? बात करें अगले प्रश्न की। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल नहीं है? बताइए। कौन से देश शामिल हैं? बताइए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन, या फिर ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और मलेशिया, इनमें सोमालिया सॉरी। तो इनमें से कौन से देश जो है ब्रिक्स संगठन के देश हैं, उस चीज़ को ये पूछ रहा है। तो बताइए, पहले तो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या था, देखो सबसे पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था, गठन की बात करें तो दोस्तों कब हुआ था, 2009 में। जो विकासशील जो देश थे उनका ये संगठन था, ठीक है, विकसित नहीं विकासशील, जो कि विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन देशों का क्या था, संगठन था। गठन हुआ कब, गठन हुआ 9 में। बात करें शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इसमें 4 देश थे। 4 देश थे, कौन कौन से देश थे, आपका ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और आपका चीन था। कौन सा, ब्राज़ील, रूस, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, ठीक है, भारत और आपका चीन, यानी कि 4 देश थे। और दोस्तों इसे ब्रिक्स नहीं बोला जाता, इसे ब्रिक बोला जाता। क्या बोला जाता था, इसे ब्रिक बोला जाता था, ब्रिक। कौन सा, ब्रिक बोला जाता था। लेकिन होता ही है कि 2010 में एक और देश इसमें शामिल हो जाता है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। 2010 में कौन सा देश शामिल हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। और देशों की संख्या कितनी हो जाती है, देश हो जाते हैं इसमें कितने, 5 देश हो जाते हैं, ठीक है, 5 देश हो जाते हैं। कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और फिर इसके बाद ये जो संगठन था वो कहलाता है ब्रिक्स। क्या वो कहलाता है, फिर इसके बाद कहलाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स ये कहलाता है, कौन सा संगठन, ब्रिक्स संगठन क्या हो जाता है, 2010 में ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, आपको पता है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं। इसे नोट करो, जिसे करना है ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसमें से पूछता है, कंफर्म आता है। ब्रिक्स की स्थापना पूछ सकता है, देश पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कौन सा देश उसमें शामिल नहीं। 3 देश दे देगा, 4 देश दे देगा, लेकिन एक देश कोई और दे देगा, तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो बात करें अगले प्रश्न की। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला, लिख लीजिए, विदेशी महिला कौन सी, जे के उद्देशी, एन लेफ्टन, लक्ष्मी एन मेनन, एन पोल्ले। बताइए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला, बताइए। बिल्कुल, कौन थी, एन लेफ्टन थी, ठीक है। किससे संबंधित थी, हॉकी से संबंधित थी, हॉकी से संबंधित थी। कौन, एन लेफ्टन, ठीक है। और इनको जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, 1961 में इनको ये पुरस्कार मिला था। बात समझे, किससे संबंधित थी, हॉकी से संबंधित, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। स्वीडन की संसद का नाम बताइए, स्वीडन की संसद का नाम बताइए, स्वीडन की संसद का नाम बताइए। तो कॉर्टेज की बात करें तो दोस्तों जो कॉर्टेज है ये दोस्तों किसी स्पेन की संसद का नाम है। किसका, स्पेन की का, स्पेन की संसद का नाम क्या है, कॉर्टेज। बात करें ड्यूमा की तो आपको पता है रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। बात करें मजलिस की तो दोस्तों मजलिस 3 देशों की क्या है, संसद का नाम है। एक तो आपका मलेशिया, मालदीव और ईरान। मलेशिया, मालदीव और दोस्तों आपका कौन सा, ईरान। इन तीनों देशों की जो संसद का नाम है क्या है, मजलिस है। स्वीडन की बात करें तो इसकी संसद का नाम क्या हुआ, रिक्सडॉग। कौन सा, रिक्सडॉग। बात समझ में। चलो बात करें अगले प्रश्न की। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यूएनईपी, यूएनडीपी, IUCN या RBI द्वारा। बताइए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा आपके जारी किया जाता है, तो वो किसके द्वारा, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आई बात में, किसके द्वारा, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो कब हुआ, बताइए 1950, 1949, 1951, 1955, बताइए।
बताइए। 1950, 1949, 1951 या 1955 में कब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखो स्थापना की बात करते हैं, पहले स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई क्या हुई, स्थापना हुई। कब? 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और अगर पूछे आयोग तो कौन सा आयोग था? हिल्टन यंग आयोग। कौन सा? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, बात करें इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की, तो दोस्तों मुख्यालय इसका मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? आरबीआई का मुख्यालय। बात करें इसके पहले, जो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर की बात करें, पहले गवर्नर की बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन से? ऑसबोर्न कौन थे? स्मिथ कौन थे? पहले आरबीआई गवर्नर थे। इस चीज़ को ध्यान रखना। बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी, राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका? आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो कौन से? आपके सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख कौन थे? आपके पहले भारतीय गवर्नर। अच्छा, पहली महिला की बात करें, पहली महिला गवर्नर की बात करें तो कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी? इसकी पहली महिला गवर्नर थी। ये चीज़ें आप नॉलेज को थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आयोग था, हिल्टन यंग आयोग था। ठीक है, मुख्यालय था मुंबई महाराष्ट्र में। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले भारतीयों की बात करें, पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख थे। पहली महिला गवर्नर थी अरुंधति भट्टाचार्य, इसकी पहली गवर्नर थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, उत्तर बी होगा 1949। ध्यान रखना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बंगाला महोत्सव, ठीक है, मेघालय, चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर, खर्ची पूजा असम। बताइए। खर्ची को एक्चुअली खारची बोलते हैं, ध्यान रखना। खारची बोलते हैं किसको? खर्ची को भी। कहीं ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं खारची अलग है खर्ची अलग है। नहीं, खर्ची को ही क्या बोलते हैं? खारची पूजा बोलते हैं। ध्यान रखना। खारची पूजा कहाँ होती है? ये होती है आपकी त्रिपुरा में खारची पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? डी। उत्तर क्या होगा? डी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो मॉक टेस्ट है ये भी यहीं पे समाप्त होता है खारची पूजा के साथ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट? सारी चीज़ें हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो, जिससे कि हमें भी क्या होता है आपके बारे में पता चलता है कि बच्चे क्या क्या चाहता है, कई चीज़ें चाहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब जो ये वीडियो है इसे शेयर करो, साथ में साथ आप वीडियो देख के चले जाते हो सब्सक्राइब किया करो। इसमें आपके एक रेड बटन से ना कुछ नहीं होता, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों से। तो आपको पता है हमारा जो हिंदी का मॉक टेस्ट है वो भी बड़े अच्छे से चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है उनको भी आप एक बार देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सी आपको चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात कि वहीं पे दोस्तों हम थ्योरी करा रहे हैं, वहीं पे हम आपके प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।